हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो हैं सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, क्लासेज हो या फिर क्विक रिवीजन हो, आप इन सारे ही वीडियो को चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप वहाँ से भी जाके मेरे सारे ही वीडियो देख सकते हैं। और वहाँ जितने भी वीडियो बनाए जाते हैं उसे सीरियल बाय शेयर कर दिए जाते हैं, तो इसलिए आपको वहाँ पे सीरियल बाय वीडियो मिल जाएंगे। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और आज हम लगभग 2011 का पेपर देख रहे हैं जो कि टीजीटी का है, और हम इसके 125 क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो लगभग प्रैक्टिस सेट 74 है। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। चूँकि इसके ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 70%। इसके ऑप्शन यहाँ पे सही होगा 70%। बट कई बार टीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है, आप लोगों में से जितने लोगों ने भी दिया है या फिर जो नहीं दिए हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा वो क्या कहते हैं, प्लस पॉइंट हो जाएगा जो मैं बता रही हूँ। कि उसमें क्या होता है ना, फंसाऊ ऑप्शन जरूर देता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 70% दिया, हम 70% को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सही है, नो इशू। बट एग्जाम में क्या होता है ना कि 65% और एक तरफ दे देगा 75%। अब हम किसे सिलेक्ट करें? 70% तो हम जानते हैं, 65% कम हो गया, 75% ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, 75% को सिलेक्ट करते हैं और उनका एक नंबर चला जाता है। तो इस वजह से वो एक नंबर से वो रुक जाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है हमें। अगर 65% दिया हो तो हम 65% को सिलेक्ट करेंगे, 75% को नहीं। तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, सेटिंग में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई, ये चेक करना था। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B3 को कहते हैं। ये चूंकि विटामिन B3 का रासायनिक नाम पूछ रहा है, विटामिन के रासायनिक नाम का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, और विटामिन से संबंधित जितनी भी बीमारी होती है उससे भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। तो आप चाहें तो उन सारे ही वीडियो को चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके देख सकते हैं। अगर आप उस विटामिन वाले दोनों ही वीडियो को देखते हैं तो आपके जो विटामिन से कन्फ्यूजन है वो सारे ही खत्म हो जाएंगे। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि विटामिन B3 को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पैंथोनिक अम्ल। विटामिन B3 को हम पैंथोनिक अम्ल कहते हैं, एंड विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं, और विटामिन B5 को विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है, जबकि नियासिन विटामिन B5 का एंड पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का नाम है। यहाँ पे बी की पूरी फैमिली का नाम दे रखा है। B3 को पैंथोनिक अम्ल बोलते हैं, इसे ध्यान में रखेंगे। B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं, एंड B5 को नियासिन कहते हैं, एंड B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये प्रीवियस ईयर का हम पेपर देख रहे हैं। पेपर प्रीवियस ईयर का इसलिए देख रहे हैं कि ये हमारे समझ में आएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं टीजीटी में। तो मैरामस रोग निम्न की कमी से होता है, तो किसकी कमी से होता है? तो मैरामस के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। मैरामस और कुपोषण ये दो ऐसी बीमारी है जो कि प्रोटीन की कमी के कारण होता है। उसी में जो मैरामस होते हैं वो प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की ही कमी के कारण होता है। अक्सर क्वेश्चन में ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है। हम ये तो जानते हैं कि कुपोषण प्रोटीन की कमी से होता है, मैरामस भी प्रोटीन की कमी से होता है। बट क्या होता है, कभी कभी हम कुपोषण के साथ ऊर्जा को भी लगा देते हैं, बट कुपोषण में हमें ऊर्जा की कमी नहीं होती है, और मैरामस में हमें प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की ही कमी होती है।
मैरामस को हम सूखा रोग के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है कि मैरामस रोग निम्न की कमी से होता है, तो प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से होता है। अब यहाँ पे थोड़े से हम डिटेल्स देख लेते हैं। मैरामस प्रोटीन और ऊर्जा के कुपोषण का एक घातक प्रकार है जो कि शरीर में प्रोटीन और कैलोरी की अत्यधिक कमी से उत्पन्न होता है। इन पोषक तत्वों की कमी के कारण शरीर में ऊर्जा की अत्यधिक कमी हो जाती है, जिससे शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाएं रुक जाती हैं। मैरामस वयस्क और बच्चों दोनों को हो सकता है, परंतु विकासशील देशों में बच्चों एवं किशोरों में यह समस्या आम है। यूनिसेफ के अनुसार विश्व में लगभग 20 मिलियन संख्या सिर्फ 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अत्यधिक कुपोषण के शिकार से प्रभावित हैं, जबकि प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक बीमारी होती है। अभी हमने देखा क्वाशियोरकर सिर्फ प्रोटीन की कमी से होती है, और मैरामस हमें प्रोटीन और ऊर्जा को कैलोरी भी लिख सकता है, तो इसकी कमी से हमें होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है, तो सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइसिनिन। नीचे डिटेल्स देखते हैं कि सोयाबीन में ग्लाइसिनिक नामक प्रोटीन पाया जाता है और यह एक प्रकार का पूर्ण प्रोटीन है। गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछता है। गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। लैक्टोइबिन प्रोटीन दूध में पाई जाती है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है, यह भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो अमीनो अम्ल है। और दूध के प्रोटीन का नाम क्या है, तो लैक्टोब्यूमिन। एंड गेहूं के प्रोटीन का नाम ग्लूटीन। एंड सोयाबीन के प्रोटीन का नाम ग्लाइसिनिन। आपके एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए? और ये सारे ही क्वेश्चन फॉर्म में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम हमें देखना है। यहाँ हम देख लेते हैं निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। हम डायरेक्ट यहाँ पे देखते हैं। तो निर्णय से आशय निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने से है, और निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही चरण है। सबसे पहले हम समस्या की व्याख्या करेंगे, देन उसके बाद वैकल्पिक समाधान का प्रयास करेंगे, उसके बाद विकल्पों पर विचार करेंगे, उसके बाद विकल्प चुनेंगे एंड लास्ट में निर्णय लेने की जिम्मेदारी लेंगे। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार निर्णय प्रक्रिया के निम्न चरण होते हैं। देख लेते हैं इनके अनुसार क्या है। अभी हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा था, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, बड़ा हो जाएगा। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार निर्णय प्रक्रिया के निम्न चरण होते हैं। सबसे पहले समस्या को परिभाषित करना, उसके बाद समस्या का विश्लेषण करना, उसके बाद वैकल्पिक साधनों का विकास एंड उसके बाद सबसे अच्छे समाधान का चयन करना एंड उसके बाद निर्णयों को प्रभावशाली क्रिया में परिणत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि शिक्षा के विस्तार के 6 मूल क्रम क्या है। यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्रम देखते हैं, क्रम क्या है। तो क्रम में आएगा सबसे पहले ध्यान देना। शिक्षा के विस्तार के 6 मूल क्रम हैं और उनमें से क्या है, सबसे पहले ध्यान देना, उसके बाद से आ जाएगा रुचि, फिर आएगा इच्छा, फिर आएगा विश्वास, फिर आएगा उसके बाद से कार्यवाही एंड लास्ट में आता है संतुष्टि। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न खाद्य वर्ग में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है। तो फल एवं सब्जियां, गेहूं एवं मोटे अनाज, घी एवं तेल, अंडे एवं मांस। तो निम्न खाद्य वर्ग में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गेहूं व मोटे अनाज। हम आंसर देखते हैं, नेक्स्ट पेज में है। अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन देखा था कि उपयुक्त खाद्य वर्गों में से हमने कहा था गेहूं और मोटे अनाज मुख्य खाद्य वर्ग है। आप देख सकते हैं डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा 11 खाद्य वर्गों की अनुशंसा की गई है। किसी भी समय का भोजन बनाते समय गृहिणी को प्रत्येक वर्ग के
एक खाद्य पदार्थ अवश्य लेना चाहिए जिससे कि प्रमुख पोषक तत्व तो सही संतुलन में प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसार शिक्षा के मूल्यांकन साधन है परखने का। प्रसार शिक्षा के मूल्यांकन साधन है परखने का क्या? तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्यालय अभिलेख। प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन कार्यालय अभिलेख को परखने का एक साधन है। प्रसार शिक्षा द्वारा प्रसार के लिए दृश्य एवं श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि कार्य सरलीकरण का अर्थ है। तो यहाँ पे चूंकि हम अगर क्वेश्चन को और शब्दों को ध्यान से पढ़े हमारा आंसर यही सही हो जाएगा। तो कार्य सरलीकरण मतलब कार्य करने की आदतों को बदलना। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कार्य सरलीकरण का अर्थ है कि कार्य करने की आदतों को बदलना। कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की आदतों को बदलना, अर्थात काम का ढंग इस प्रकार का हो कि कम से कम समय और शक्ति को व्यय करके हम अपना अधिक से अधिक काम पूरा कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि समय प्रबंधन का एक यंत्र है। तो समय प्रबंधन एक कैसा यंत्र है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कार्यवर्क। कार्यवर्क समय प्रबंधन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। इसके अंतर्गत कार्यों को ग्राफ पेपर पर वक्र के रूप में प्रदर्शित करके समय को नियोजित तरीके द्वारा प्रबंधित किया जाता है। CPM भी इसी के अंतर्गत आते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड। आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीए गृह विज्ञान की 100 छात्राओं द्वारा अंकों की किस प्रकार औसत प्रयोग किया जाना चाहिए? तो बीए गृह विज्ञान की 100 छात्राओं द्वारा प्राप्त अंकों की किस प्रकार औसत प्रयोग किया जाना चाहिए? तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, माध्यमिका। बीए गृह विज्ञान की 100 छात्राओं द्वारा प्राप्त अंकों का सर्वोत्तम औसत प्रयोग माध्यमिका होती है। माध्यमिका की गणना से मध्य में स्थित संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्यों के समूह को कहते हैं। तो किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संदर्भिका। किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को संदर्भिका कहते हैं। संदर्भिका के अंतर्गत शोध कार्य से संबंधित सभी प्रकार के समूहों का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि ऐसी स्थिति जिसमें स्तरबद्ध नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी होते हैं। नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है शिक्षण संस्थाएं एंड ऑप्शन बी में दिया हुआ है ग्रामीण क्षेत्र। आगे के दो ऑप्शन हम देख लेते हैं। आगे के दो ऑप्शन है शहरी मलिन बस्ती एंड डी है राष्ट्रीय संस्था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है कि ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में स्तरबद्ध नमूने चयन का सबसे प्रभावकारी तरीका होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि डिंब अवस्था। डिंब अवस्था यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या है। तो गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, यहाँ हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे क्योंकि आंसर हम साथ में लेके चल रहे हैं। तो डिंब अवस्था क्या है? तो गर्भाधान से 2 सप्ताह तक को डिंब अवस्था हम कहते हैं। इस अवस्था में शिशु का आकार अंडानुमा होता है जिसमें बाहर कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता, परंतु अंदर कोष्ठ विभाजन की क्रिया चलती रहती है। गर्भाधान के 10 दिन बाद यह गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है और आहार के लिए मां के शरीर से संबंध हो जाता है। तो डिंब अवस्था किसे कहते हैं? तो गर्भाधान से 2 सप्ताह तक को डिंब अवस्था के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई कितनी होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ इंच में पूछा है। तो स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई 18 से 20 इंच होती है। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत लंबाई 19.5 इंच होती है। लंबाई के औसत विस्तार 15 से 21 इंच तक होता है और अक्सर जन्म के समय लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक लंबे होते हैं। तो इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन में कई बार ये पूछ सकता है कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा लंबे होते हैं या फिर छोटे, तो यहाँ पे लंबे होते हैं। लंबाई औसत में भी पूछ सकता है, तो 15 से 21 इंच अगर औसत में पूछे तो। और जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई 19.5 इंच होती है। ऐसे अगर लेके चलते हैं तो 18 से 20 इंच के बीच में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास का यह नियम क्या कहलाता है। तो शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है और विकास का यह नियम मस्तक का अधोमुखी कहलाता है। शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है और विकास की प्रक्रिया मस्तक का अधोमुखी कहलाता है। एंड निकट दूर क्रम के अनुसार विकास सुषुम्ना नाड़ी के पास के क्षेत्रों में पहले और सुषुम्ना नाड़ी के दूर के क्षेत्र में देर से होता है। कई बार पूछता है कि अगर जैसे यहाँ पे सिर से पैर की ओर पूछ रहा है, अगर कई बार पूछता है कि पैर से सिर की ओर, अब पहले बच्चे का पैर बाहर आना फिर उसका सिर, ये कैसा व्रत के नाम से जाना जाता है, तो ये बीज व्रत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व किशोरावस्था की उम्र है, तो पूर्व किशोरावस्था की उम्र हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी 13 से 17 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था की उम्र 13 से 17 वर्ष के बीच होती है। किशोरावस्था 13 से 14 वर्ष से 13 या 14 वर्ष से 21 वर्ष तक की अवस्था को मानते हैं। एंड 16 से 17 वर्ष की अवस्था पूर्व किशोरावस्था कहलाती है तथा इसके बाद की अवस्था उत्तर किशोरावस्था कहलाती है और विकास की इस अवस्था को स्वर्ण आयु भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो किसी प्राणी के जीवन की निश्चित आयु पर ही प्रकट होते हैं। इन क्रियाओं की सफलतापूर्वक प्राप्ति से प्रशंसता होती है तथा अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में सफलता मिलती है। यह परिभाषा किसकी है। तो विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो किसी प्राणी के जीवन की निश्चित आयु पर ही प्रकट होते हैं और इन क्रियाओं की सफलतापूर्वक प्राप्ति से प्रशंसता होती है तथा अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में सफलता मिलती है। यह परिभाषा किसकी है, देख लेते हैं। तो विकासात्मक कार्य को वी हरलॉक ने इस प्रकार परिभाषित किया है। यह परिभाषा वी हरलॉक का है। वी हरलॉक का कहना है कि विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो किसी प्राणी के जीवन की निश्चित आयु पर प्रकट होते हैं और इन क्रियाओं की सफलतापूर्वक प्राप्ति से प्रशंसता होती है तथा अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में सफलता मिलती है। नेक्स्ट है कि जब दमित संवेगों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब दमित संवेगों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है तो उसे मानसिक रेचन कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया निम्न की कमी से होता है। तो जो मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया है ये किसकी कमी से होता है। तो जो मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया है यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, फॉलिक अम्ल एवं साइनोकोबालमिन। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया साइनोकोबालमिन और फॉलिक अम्ल दोनों की ही कमी से होता है। साइनोकोबालमिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है एंड फॉलिक एसिड विटामिन B9 का रासायनिक नाम है जिसकी कमी से मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डीएनए के निर्माण और कोशिका विभाजन के लिए भी आवश्यक होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका विभाजन या फिर डीएनए निर्माण के लिए कौन से विटामिन आवश्यक होते हैं। तो विटामिन B12 एवं फॉलिक एसिड जिसे हम विटामिन B9 के नाम से भी जानते हैं कि ये विभाजन के लिए आवश्यक होते हैं। अतः इनकी कमी के कारण अपरिपक्व लाल रक्त कणिकाएं का विभाजन नहीं हो पाता जिससे कि आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का आकार सामान्य से बड़ा हो जाता है। आरबीसी का सामान्य से बड़ा होना ही मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया कहलाता है। इसे मैक्रोसाइरिक या हाइपोक्रोमेटिक एनीमिया के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ आपके बहुत से पॉइंट्स क्लियर हो गए। पहली तो ये कि साइनोकोबालमिन का रासायनिक नाम विटामिन B12 का रासायनिक नाम है और फॉलिक एसिड विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। दूसरा आपका ये क्लियर होता है कि डीएनए के निर्माण और कोशिका विभाजन के लिए कौन से विटामिन उत्तरदायी होते हैं। तो विटामिन B12 एवं फॉलिक एसिड जिसे विटामिन B9 के नाम से जानते हैं ये उत्तरदायी होते हैं। एंड लास्ट में है कि ये मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया है क्या, तो ये वही होते हैं कि इसकी कमी के कारण लाल रक्त की कणिकाएं का विभाजन नहीं हो पाता जिससे कि आरबीसी असामान्य आकार में बड़ा हो जाता है और इसी असामान्य आकार का बड़ा होना मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया कहलाता है। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया को हम मैक्रोसाइरिक या फिर हाइपोक्रोमिक एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च रक्तदाब से पीड़ित रोगी को देना चाहिए, यहाँ पे देना चाहिए पूछ रहा है, नहीं देना चाहिए नहीं पूछ रहा है। जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति हैं उन्हें क्या देना चाहिए, तो उन्हें हमें कम सोडियम युक्त आहार देना चाहिए। डिटेल्स इसके देख लेते हैं। डिटेल्स में इसके दिए हुए हैं कि उच्च रक्तचाप वाले रोगी को कम सोडियम युक्त आहार लेने की सलाह दी जाती है, इसलिए क्योंकि अधिक सोडियम युक्त आहार रक्तचाप को और बढ़ा देता है। ऐसे में यदि व्यक्ति उच्च रक्तचाप वाला व्यक्ति यदि अधिक सोडियम युक्त आहार सेवन करेगा तो उसे हार्ट अटैक तथा हृदय से जुड़ी ऐसी अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। WHO के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दैनिक आहार में सोडियम की अनुशंसा की मात्रा, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, सोडियम की अनुशंसा WHO के द्वारा कितनी की गई है, तो 2.4 ग्राम तथा हृदय रोग से पीड़ित रोगी के लिए सोडियम की अनुशंसा की मात्रा 1.5 ग्राम से अधिक नहीं लेनी चाहिए। अगर जो नॉर्मल है वो 2.4 एंड जो नॉर्मल नहीं है, जो कि ऑलरेडी पीड़ित है, वो 1.5 ग्राम लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर में प्रबंधन कहलाता है। घर में प्रबंधन कहलाता है तो वो हो जाएंगे पारिवारिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधनों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी, पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधनों का प्रयोग घर में प्रबंध करना कहलाता है। किसी भी प्रकार से की गई गृह व्यवस्था की सफलता इसमें निहित है कि उस परिवार ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति किस सीमा तक की है, क्योंकि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित व्यवस्था आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेयॉन से बने वस्त्र को धोते समय धीरे धीरे हाथों से दबाने और मलने की क्रिया का प्रयोग करते हैं, क्यों? क्योंकि पानी से भीगने से इसकी जो ताकत होती है वो कम हो जाती है। देखते हैं इसके डिटेल्स। रेयॉन से बने वस्त्र को धोते समय धीरे धीरे हाथों से दबाने और मलने की क्रिया कम प्रयोग करते हैं, क्योंकि पानी में भीगने से इसकी ताकत जो है वो कम हो जाती है। पानी से रेयॉन की शक्ति नष्ट हो जाती है। जब यह गीला किया जाता है तो यह 70% शक्ति खो देता है। ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि रेयॉन पानी में भीगने के बाद कितने प्रतिशत शक्ति खो देता है, तो 70% शक्ति खो देता है, अर्थात कमजोर हो जाता है। अतः धोते समय यह फट ना जाए इसलिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए और हमें दबाने, मलने या फिर रगड़ने की प्रक्रिया को या तो नहीं करनी चाहिए या फिर कम करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब 2 या अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाएं तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक जब 2 या 2 से अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाएं तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक गहरा लगेगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारे दृश्यात्मक अनुभव का महत्वपूर्ण पक्ष वर्णबोध होता है। जब 2 या 2 से अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाते हैं तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक गहरा प्रतीत होता है। वस्त्र संयोजन में प्रत्येक रंग का उचित स्थान आवश्यक है एवं रंगों के विभिन्न संयोजन से ही वस्त्रों का आकर्षण उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो वो क्या है? तो आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, वो है ऑप्शन नंबर बी TDP। आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम TDP है। भारत सरकार द्वारा समय समय पर अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिसमें से ये है जो कि आदिवासियों से संबंधित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटी बेरीबेरी फैक्टर कहलाता है, तो एंटी बेरीबेरी फैक्टर क्या कहलाता है? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी विटामिन B1। विटामिन B1 एंटी बेरीबेरी फैक्टर कहलाता है। विटामिन B1 को हम थायमिन नाम से जानते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। अभी हमने इससे पहले देखा था, विटामिन B1 को छोड़कर बाकी सबका देख लिया था। विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से बेरीबेरी नामक रोग होता है, जिससे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कार्य बिगड़ जाता है। फलस्वरूप लकवा की आशंका हो जाती है और इस विटामिन द्वारा शरीर का विकास होता है तथा शरीर स्वस्थ रहता है। तो विटामिन B1 एंटी बेरीबेरी फैक्टर कहलाता है और इसका नाम रासायनिक नाम थायमिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभ के 2 दिन माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कहलाता है, तो वो कहलाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलेस्ट्रॉम।
प्रारंभ के 2 दिन मां के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। कोलेस्ट्रॉम प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ होता है। इसको पीने से शिशु की पाचन क्रिया बढ़ जाती है तथा इसे ग्रहण करने से शिशु रोग से भी बचाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है। तो पूर्व विद्यालयी अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता जो होती है वो न्यूनतम होती है। विटामिन ए शरीर की वृद्धि में सहायक होता है तथा आँखों के दृष्टि रंगों के संश्लेषण में भाग लेता है। विटामिन ए एक सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। ये भी पूछा जा सकता है सह एंजाइम के रूप में कौन सा विटामिन कार्य करता है, तो विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आईसीएमआर के अनुसार विटामिन डी की दैनिक मात्रा एक गर्भवती महिला के लिए होनी चाहिए। तो आईसीएमआर के अनुसार विटामिन डी की दैनिक मात्रा एक गर्भवती महिला के लिए होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 10 माइक्रोन या फिर 400 यूजी। आईसीएमआर ऑप्शन ए सही है। आईसीएमआर के अनुसार विटामिन डी की दैनिक मात्रा एक गर्भवती महिला के लिए 10 यूजी या फिर 400 आयु होनी चाहिए। गर्भवती महिला के आहार में सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यूरिया। यूरिया प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है। यकृत आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों का विखंडन इसके फलस्वरूप बनी अमोनिया को यूरिया में बदलता है, जो कि उत्सर्जन तंत्र द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। तो वो हो जाएंगे 24 मानव शरीर में 24 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में 4 से 5% अंश इन्हीं खनिज लवणों का होता है। इन्हें लघुत्व भी कहते हैं। खनिज लवणों को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 32 कि निम्न में से किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है। तो वो हो जाएंगे नायलॉन। नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है। सिल्क और ऊनी जनत्व रेशा और सूती वानस्पतिक रेशा है। तो जो नायलॉन है, नायलॉन के जो तंतु हैं किसी भी प्रकार के रंध्र नहीं होते, अतः इनके द्वारा नमी सोखने का प्रश्न उठता ही नहीं है। इन तंतुओं में अवशोषण क्षमता नहीं होती और इस गुण के कारण नायलॉन के वस्त्र धोने के उपरांत शीघ्र ही सूख जाते हैं और इसे हम जादुई रेशे के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्था का कौन सा क्रम जो है वो सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडे से कीड़ा तक बनने तक की अवस्था में कौन सा क्रम सही है। तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर कीड़ा। तो अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्यूपा के स्टेज में जो हमें रेशे प्राप्त होते हैं वो सर्वोत्तम श्रेणी के होते हैं एंड कीड़े के स्टेज में हमें कटा हुआ रेशा प्राप्त होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कटा हुआ रेशा हमें कब प्राप्त होता है, तो कीड़े के स्टेज में। एंड उत्तम श्रेणी के एंड सबसे लंबे रेशे हमें प्यूपा के श्रेणी में, प्यूपा के स्टेज में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इधर हम डिटेल्स देख लेते हैं। वैसे अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्था का क्रम अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा है और रेशम के तंतु प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़े के पालन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनको कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। किसे हम कृत्रिम रेशम कहते हैं, तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, रेयॉन। रेयॉन को कृत्रिम रेशम कहते हैं। अपने परिष्कृत रूप से रेयॉन रेशम का समतुल्य वस्त्र माना जाने लगा है। इसका मुख्य कारण इसकी रेशम के समान चमक तथा रेशम से कम कीमत भी है। रेयॉन को एक कृत्रिम रेशम समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर ऊन प्राप्त का स्रोत है। तो यहाँ पे चूंकि आंसर सी दिया हुआ है हिरन, अच्छा नहीं है, यही गलती एग्जाम में होती है।
तो कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है, हम इस नहीं को ध्यान में रखेंगे। तो भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होते हैं ये हम जानते हैं, ऊँट से भी हमें ऊन प्राप्त होते हैं ये हम जानते हैं, और बकरी से भी हमें ऊन प्राप्त होते हैं, बट हिरन से नहीं होते। हिरन ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है। सर्वाधिक ऊन भेड़ों से प्राप्त किया जाता है, एवं भेड़ से अतिरिक्त बकरी, ऊँट, घोड़े तथा खरगोश आदि पशु से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जिस भी पशु के शरीर पर लंबे बाल उगते हैं उन्हें उनसे ऊन प्राप्त की जा सकती है। मेरिनो नामक जो भेड़ है उसकी ऊन जो होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में कैसा दिखाई देता है। तो जो कपास तंतु होता है वो अनुप्रस्थ काट में लंबा दिखाई देता है। कपास के तंतु अनुप्रस्थ काट ली जाए तो उसके जो बीचों बीच एक लंबी नली सी दिखाई देती है। यदि कपास के किसी तंतु को अनुदैर्ध्य काट में देखा जाए तो इसकी संरचना चपटे बल खाए हुए फीते के समान दिखाई देती है। चूंकि यहाँ पे अनुप्रस्थ पूछा है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य को ध्यान में रखेंगे। अनुप्रस्थ पूछे तो लंबी दिखाई देती है, कपास के तंतु अगर अनुप्रस्थ में काटी जाए तो लंबी, एवं अनुदैर्ध्य में काटी जाए तो वो चपटे बल खाए हुए फीते के समान प्रतीत होती है, मतलब कि दिखती है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कि कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है। तो कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश वो है भारत। जो अभी न्यूज़ चेंज हो गई है भारत, बट ये 2011 का पेपर है तो इसलिए उस समय अमेरिका था। और कपास उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाला भारत है एंड द्वितीय स्थान चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कपास की जो खेती होती है वो उष्णकटिबंधीय मौसम में होती है, जिसकी खेती 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होती है। विश्व में मध्यम रेशे वाले कपास की खेती सर्वाधिक होती है और कपास को हम सफेद सोने के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि कौन स्वनिर्मित रेशम नहीं है। तो स्वनिर्मित रेशम कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लपेटा रेशम। मुख्य रूप से रेशम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वनिर्मित और दूसरा होता है उत्पादित रेशम। जो स्वनिर्मित रेशम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पहला मूंगा रेशम, दूसरा अरंडी रेशम और तीसरा टसर रेशम। और जो कि नया उत्पादित रेशम भी 2 प्रकार के होते हैं, वो होते हैं एक लपेटा रेशम एवं एक कता रेशम। उत्पादित रेशम 2 प्रकार के होते हैं, एक लपेटा और एक कता रेशम। मैंने बताया वो कीड़े के स्टेज में प्राप्त होते हैं, लपेटा रेशम पीपा के स्टेज में प्राप्त होते हैं जो कि सर्वोत्तम श्रेणी के होते हैं। एंड स्वनिर्मित रेशम 3 प्रकार के होते हैं, मूंगा, अरंडी एवं टसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का जो क्षेत्र है वो कौन सा है। तो वो हो जाएगा कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र कर्नाटक तथा जम्मू कश्मीर है। भारत चीन के बाद द्वितीय बृहत रेशम उत्पादक देश है। भारत में रेशम की सभी 5 ज्ञात वाणिज्यिक किस्में मलबरी, टॉपिक लटसर, ओक टसर, ईरी तथा मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत को एक अधिकार प्राप्त है। कर्नाटक देश का सर्वाधिक रेशम उत्पादन कहलाता है तथा आंध्र प्रदेश देश का 35% रेशम उत्पादित करता है, जबकि जम्मू कश्मीर तथा मणिपुर में रेशम कीट पालन के लिए आदर्श जलवायु है। तो यहाँ हो जाएंगे कर्नाटक तथा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरिनो ऊन सबसे अच्छा पाया जाता है। तो जो मेरिनो ऊन है वो मेरिनो भेड़ से प्राप्त किया जाता है और यह एक तरह का प्राकृतिक पतला फाइबर है। यह अपनी कोमलता, बारीकी, मजबूती, लचीलेपन, उत्कृष्ट कटाई तथा नरम बना सकने के गुणों के कारण विश्व प्रसिद्ध है।
विश्व में सबसे उत्कृष्ट मेरिनो ऊन ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में पाया जाता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई मेरिनो ऊन की गुणवत्ता अत्यधिक उच्च, रेशम की मोटाई 15 से 25 माइक्रोन होती है। एंड ऑस्ट्रेलिया मेरिनो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ उत्कृष्ट प्रकार के मेरिनो ऊन का उत्पादन पूरे विश्व के मेरिनो ऊन उत्पादन का 88% होता है। चूँकि ऑप्शन में दिया नहीं है ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद जो चीन है, यहाँ पर मेरिनो ऊन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा अगर हम लेके चले तो। नहीं तो मेरिनो ऊन का जो सर्वोच्च श्रेणी है वो हमें उसकी प्राप्ति, सर्वोच्च रेशे की प्राप्ति हमें ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये तंतु लंबे अविरल होते हैं और मीटर में नापे जाते हैं। तो किसके तंतु लंबे और अविरल होते हैं एवं मीटर में नापे जाते हैं? तो रेशा, तंतु रेशा, एस ट्वीट्स या फिर जे ट्वीट्स। तो जो सूत या तंतु रेशे परस्पर जुड़े रेशों का एक निरंतर लंबाई है, जो कि कपड़े के उत्पादन, सिलाई, कोशिकाओं, बुनाई, कढ़ाई और रस्सी बनाने आदि के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, तंतु रेशा। तंतु रेशा लंबे अविरल होते हैं और ये मीटर में नापे जाते हैं। ये तंतु रेशे अविरल तथा लंबे होते हैं, जिन्हें मीटर में मापा जाता है। सूत अनेक पलाइयों से मिलाकर बने होते हैं। प्रत्येक पलाई एकल कटा हुआ सूत होता है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सूत जो होते हैं अनेक पलाइयों से मिलकर बनते हैं, लेकिन जो प्रत्येक पलाई है वो एकल कटा हुआ रेशा होता है। एक मोटा धागा बनाने के लिए प्रत्येक पलाई का विपरीत दिशा में एक साथ मोड़ा जाता है। अंतिम मोड़ की दिशा के आधार पर धागा एस ट्विस्ट या फिर जे ट्विस्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉट ऊल किसे मिलाकर तैयार किया जाता है? तो कच्चा ऊन, कपास तथा धागा, सूती तथा ऊन, केवल ऊन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि कॉट ऊल इसके नाम में ही है, कॉटन ऊल धागा। तो कॉट ऊल सूती तथा ऊनी तंतुओं को मिलाकर तैयार किया जाता है। क्योंकि सूती, हाँ ऑप्शन सी सही होगा, मैं यही सोच रही थी। हाँ ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। कॉट ऊल सूती तथा ऊनी तंतुओं को मिलाकर तैयार किया जाता है। जब मिश्रित रेशों से वस्त्र तैयार किया जाता है तो उसमें कोई 2 या 3 तंतु मिलाकर वस्त्र तैयार किया जाता है। कॉट से कॉटन मतलब कि सूती, और ऊल मतलब उलेन, ऊनी। तो कॉट ऊल हमें सूती तथा ऊनी वस्त्रों को मिलाकर तैयार करते हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वस्त्रों को चिकना करना क्या कहलाता है? तो कैलेंडरिंग कहलाता है, सैनफोराइजिंग कहलाता है, टेंटरिंग कहलाता है या फिर क्रैपिंग कहलाता है? देखते हैं इसके आंसर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वस्त्रों को चिकना करना कैलेंडरिंग कहलाता है। और कैलेंडरिंग यह एक यांत्रिक परिसज्जा के अंतर्गत आता है। किसी वस्त्र पर यदि परिष्कृत सबसे बाद में की जाती है तो सैद्धांतिक रूप से कैलेंडरिंग वस्त्र को इस्त्री करने के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाट रंजक का उदाहरण। वाट रंजक का उदाहरण है, तो वाट रंजक का उदाहरण क्या है? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, इंडिको। इंडिको वाट रंजक का उदाहरण है। इंडिको यह एक प्रकार के पौधे की पत्तियों से बनाई जाती है। इसे साधारण विधि से तैयार किया जाता है। यह नीला वस्त्र पर मंद नीला रंग लाती है। वाट रंजकों का प्रयोग ऐसे वस्त्रों पे किया जाता है जो अधिकतर पहनने के काम आते हैं। तो वाट रंजक उदाहरण है, तो ये इंडिको का है एक उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है।
तो सर्वाधिक स्टार्च किसमें पाया जाता है, तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए अरारोट। अरारोट में सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन मिले होते हैं और यह पौधों से बनता है। वस्त्रों में कलफ देने पर वस्त्रों में कड़ापन आ जाती है। तो सर्वाधिक स्टार्च अरारोट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेयॉन वस्त्रों के धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो जो रेयॉन वस्त्र हैं उस पे जो धब्बे लग जाएं तो उसे छुड़ाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, तो ऑप्शन ए सही है, रासायनिक विधि का। वह रेयॉन वस्त्रों को छुड़ाने के लिए हमें रासायनिक विधि का प्रयोग करना चाहिए। रेयॉन के वस्त्रों को धोने से पूर्व यह जान लेना चाहिए कि नितांत आवश्यक है कि पदार्थ की क्या प्रतिक्रिया होती है। सामान्यतः ऐसे वस्त्रों पर धब्बे हटाने के लिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में रासायनिक की जगह एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी दे सकता है। तो इन दोनों को याद में रखेंगे कि रेयॉन वस्त्रों को धब्बे छुड़ाने के लिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं या फिर रासायनिक विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिसज्जा का उद्देश्य है। तो परिसज्जा का उद्देश्य क्या होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। परिसज्जा का उद्देश्य होता है ये आकर्षक बनाना। परिसज्जा का उद्देश्य आकर्षक बनाना। परिसज्जा से वस्त्र के जो दोष हैं वो मिट जाते हैं तथा उसकी विशेषताएं स्पष्ट हो जाती है। परिमाण स्वरूप बाजार में उसका अधिक मूल्य प्राप्त हो सकता है। एंड भी आप जानते हैं कि परिसज्जा वस्त्रों को आकर्षण बनाने के लिए किया जाता है। सिंपली आप इसका ऐसे भी लगा सकते हैं, लड़कियां अक्सर मेकअप करती हैं इसलिए आकर्षण बनने के लिए, सुंदर बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि रंगों का चमकदार या धुंधलापन क्या कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्रोम। रंगों का चमकदार या धुंधलापन क्रोम अथवा घनत्व कहलाता है। घनत्व अथवा क्रोमा वर्ण की शुद्धता से उत्पन्न होता है। जो वर्ण जितना शुद्ध होगा उतना ही उसमें घनत्व होगा। अधिक घनत्व से वर्णों में चमक आ जाती है और मिश्रित वर्णों में कम घनत्व होता है, जिससे कि वर्ण धूमिल अथवा धुंधले होते हैं। वर्णों के इन गुणों को ध्यान में रखकर ही चित्र में वर्ण संयोजन किया जाता है। तो जो रंगों का चमकदार या धुंधलापन होता है वो क्रोम कहलाता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में निम्न एकत्र होने से शारीरिक थकान उत्पन्न होती है। तो मांसपेशियों में क्या एकत्र होने से शारीरिक थकान होती है, तो वो हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड व लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में कार्बन डाइऑक्साइड व लैक्टिक अम्ल एकत्र होने से शारीरिक थकान उत्पन्न होती है। मांसपेशियों के निरंतर कार्य करने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। किण्वन के फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल बनता है और लैक्टिक अम्ल बनने से आकुंचन क्षमता प्रभावित होती है। लैक्टिक अम्ल कब बनता है, यहाँ पे चूंकि दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड व लैक्टिक अम्ल एकत्र होने से शारीरिक थकान उत्पन्न होती है। जब हम लगातार काम करते हैं तो काम करने के समय में जो हमारे शरीर में लगातार काम करने से कार्बन डाइऑक्साइड व लैक्टिक अम्ल ज़्यादातर इकट्ठे हो जाते हैं और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमें थकान फील होती है। फिर हम थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं तो सब सही हो जाता है। अक्सर ये पूछा जाता है ना कि मानसिक वर्क करने वाले को कितनी देर आराम की आवश्यकता होती है, तो 2 मिनट। और शारीरिक श्रम करने वाले को अगर कोई 40 मिनट शारीरिक श्रम कर रहा है तो उसे 20 मिनट आराम की ज़रूरत होगी, और कोई 40 मिनट मानसिक मेहनत कर रहा है तो उसे 2 मिनट की आराम की आवश्यकता होती है। तो सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें ये पूछ रहा है कि उसे थकान क्यों फील होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड व लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होने के कारण थकान फील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 कि एंजिल ने निम्न का बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है। तो एंजिल ने बजट में किसका प्रावधान नहीं रखा है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बचत का, जिसके कारण जो इन्होंने बजट का नियम प्रस्तुत किया था उसकी काफ़ी अवहेलना हुई थी। एंजिल द्वारा प्रतिपादित बजट संबंधी नियम के अंतर्गत कहीं भी बचत का उल्लेख नहीं है। आधुनिक मान्यताओं के अनुसार समाज के प्रत्येक वर्ग के बजट में अनिवार्य रूप से नियमित बचत का प्रावधान होना चाहिए, जो कि एंजिल महोदय ने नहीं किया, और इस
कारण इनके जो बजट के नियम उन्होंने प्रस्तुत की थी उसकी काफ़ी अवहेलना भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है तो निम्न पे होने वाला व्यय का प्रतिशत घटता जाता है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन। कई बार पूछता है कि मजदूर वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा अपने पैसे किस पे खर्च करते हैं, तो वो हो जाएंगे भोजन। और जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनके जो पैसे होते हैं वो सबसे ज़्यादा किस पे खर्च होते हैं, तो शिक्षा तथा मनोरंजन पे। तो पारिवारिक बजट के विषय में एक लोकप्रिय नियम एंजिल महोदय ने प्रस्तुत किया है। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है, परिवार द्वारा भोजन एवं खाद्य सामग्री में किए जाने वाले जो व्यय है उस पर प्रतिशत घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 52 कि संप्रेषण प्रक्रिया में ग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है। जो प्रेषक भेजता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ सिंपली पूछ रहा है कि संप्रेषण प्रक्रिया में ग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है, जो प्रेषक भेजता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी, डिकोडिंग। संप्रेषण प्रक्रिया में ग्रहणकर्ता प्रेषक द्वारा भेजे गए शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है, उसे हम डिकोडिंग कहते हैं। सूचना देने वाला सूचना देने से पूर्व नियम को अपने तरीके से परिवर्तित करता है, जिसे हम एनकोडिंग कहते हैं। दोनों को ध्यान में रखेंगे। संप्रेषण प्रक्रिया में ग्रहणकर्ता प्रेषक द्वारा भेजे गए शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है जिसे डिकोडिंग कहते हैं। और सूचना देने वाले सूचना देने से पूर्व नियम को अपने तरीके से परिवर्तित करता है, जिसे हम एनकोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा की गणना की जाती है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये बहुत ही दुखी करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर कभी आयोग ये मानता है कि प्रति व्यक्ति आय, और कभी मानता है कि कुल पारिवारिक आय। हाँ, कभी मानता है कुल पारिवारिक आय और कभी प्रति व्यक्ति आय। और ऑप्शन हमेशा दोनों ही दिए रहते हैं। तो जो गरीबी रेखा की गणना की जाती है वो प्रति व्यक्ति आय के अनुसार की जाती है। गरीबी रेखा की गणना प्रति व्यक्ति आय के द्वारा की जाती है। और गरीबी रेखा के लिए सरकार ने एक बीपीएल कार्ड जारी किया, ये सबको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक व डायलिटिक रक्तदाब होता है, तो कितना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 120 से 80 mmHg। यहाँ वयस्क के लिए पूछा है क्योंकि बच्चों के लिए अलग होता है। यहाँ हम देख लेते हैं। हमारे जो रक्तवाहिनियों पर पड़ने वाले खून के दबाव को रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। और इसकी जो माप है वो स्फेगनोमीटर द्वारा की जाती है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए आदर्श ब्लड प्रेशर 120 इंटू 80 mmHg माना जाता है। इसमें पहली ऊपर की संख्या को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है, क्योंकि यह हृदय के धड़कने के समय ब्लड प्रेशर को दिखाता है। और चूंकि दूसरी जो संख्या है वो डायलिटिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है, क्योंकि यह हृदय के तनाव मुक्त रहने के समय के ब्लड प्रेशर की सूचना देती है। ब्लड प्रेशर को पारिक स्तंभ में मिमी में मापा जाता है। और ब्लड प्रेशर कि 140 से 90 से ज़्यादा होने पे इसे हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भूरी क्रांति संबंधित है। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है। तो चूंकि यहाँ पे ऑप्शन सारे ही गलत दिख रहे हैं। भूरी क्रांति या फिर धूसर क्रांति, भूरी क्रांति को हम धूसर क्रांति के नाम से भी जानते हैं, जो कि उर्वरक उपभोग में वृद्धि से संबंधित है। चूंकि ऑप्शन में कहीं पे भी उर्वरक नहीं दे रखा है। जबकि जो पीली क्रांति होती है वो तिलहन से संबंधित होती है। और गेहूं, चावल आदि के लिए हरित क्रांति के अंतर्गत घटक आते हैं। एवं रेशम उत्पादन के लिए सेरिकल्चर कहलाता है। अतः दिए गए उपयुक्त सारे ही विकल्प गलत है। भूरी क्रांति या फिर धूसर क्रांति उर्वरक उपभोग में वृद्धि से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से, गेहूं, चावल आदि सारे ही हरित क्रांति के अंतर्गत आएंगे। और रेशम सेरिकल्चर के। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा अतिसार या फिर त्वचा शोथ और अवसाद के लक्षण है। तो जाहिर सी बात है त्वचा शोथ दे रखा है तो चमर्गा,
तो अतिसार, त्वचा शोथ और अवसाद ये सब ही चमड़गाह रोग के लक्षण हैं। विटामिन बी फाइव को निकोटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं कि कमी से चर्म रोग या फिर पेलाग्रा नामक रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिल्क शेक उदाहरण है। तो जो मिल्क शेक है ये कैसा उदाहरण है? तो ये एक पूर्ण स्वच्छ आहार के अंतर्गत आता है। मिल्क शेक पूर्ण स्वच्छ आहार का उदाहरण है। मिल्क शेक दूध, चीनी और मेवे के प्रयोग से बनाया जाता है। दूध को एक संपूर्ण आहार कहा गया है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICDS प्रारंभ किया गया था। तो ICDS प्रारंभ 2 अक्टूबर सन 1975 को प्रारंभ किया गया था। समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत 6 वर्ष तक के बच्चों को और गर्भवती महिलाओं के लिए अनेक सेवाएं यहाँ से उपलब्ध कराई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी का जैली में कार्य है। तो क्या कार्य है? तो बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना, अत्यधिक जल को जैली में बांध के रखना, स्वादिष्ट बनाना या फिर रंग प्रदान करना। तो जो चीनी का जैली में कार्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, अतिरिक्त जल को जैली में बांध के रखना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके डिटेल्स पहले देख लेते हैं। जैम में चीनी को मैंने वहाँ पर गलत बता दिया था। जैम में चीनी को बैक्टीरिया को निष्क्रिय करने के लिए डाला जाता है। चीनी की गाढ़ी चाशनी में फलों को पका देने से उसमें जीवाणु उत्पन्न नहीं हो पाते और इस प्रकार फलों का संरक्षण होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चीनी का जैली में कार्य है बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे वीडियो का। आगे का जो 65 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सिलवाए गए वस्त्रों की अपेक्षा सिले सिलाए वस्त्र निम्नलिखित कारण से बेहतर होते हैं क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिलवाए गए वस्त्रों की अपेक्षा सिले सिलाए वस्त्र आसानी से उपलब्ध होते हैं, प्रचलित फैशन ट्रेंड के अनुरूप होता है, थोड़ा किफ़ायती भी होता है तथा मैचिंग में बेहतर विकल्प होते हैं। इन्हीं सब कारणों से सिले सिलाए गए वस्त्र अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये थे आज के हमारे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आगे के 65 क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।